Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हमने एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर ली थी जिसमें हम डिफरेंट टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए जैसे गेट, आईईएस, एनएसएससी, जेई के लिए नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो उस सीरीज में हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने देख लिया कि डायोड डीसी सर्किट में कैसे काम करता है, डायोड को हम किसी डीसी सर्किट में कैसे रिप्लेस करेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसे होगा और उसमें हम रिस्पॉन्स कैसे निकालें, डेट मीन्स करंट या वोल्टेज हम कैसे निकालने वाले हैं। अब उसी कंटिन्यूएशन में हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कल हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का काम क्या था? पावर सप्लाई का काम था कि प्योर एसी सिग्नल को रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करना। उसमें से पहला ब्लॉक अगर आपको ध्यान हो तो पहला ब्लॉक था रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का काम क्या है? एक प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। अगर मैं बोलूं कि इस सर्किट में ये चीज़ क्या है, दिस इज द प्योर एसी सिग्नल, दिस इज द प्योर एसी सिग्नल, आउटपुट बी नॉट क्या होगा? बी नॉट इज नथिंग बट पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। इसका मतलब रेक्टिफायर काम क्या करेगा? रेक्टिफायर काम करता है एक प्योर एसी सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, अब अगर आप ऑब्जर्व करो इस सर्किट में मैंने एक ट्रांसफार्मर यूज किया है। अब ट्रांसफार्मर का यूज क्या है और कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब है कि इसके प्राइमरी बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी बाइंडिंग से ज़्यादा होंगे। डेट मीन्स N1 की वैल्यू हमेशा N2 से ज़्यादा होगी। ये क्या काम करेगा सुनेंगे। अगर N1 रेशियो N2 अगर मैं कंसीडर करूँ 10:1, 10:1, तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है V1/V2, डेट मीन्स प्राइमरी बाइंडिंग वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी बाइंडिंग वोल्टेज इक्वल टू टर्न रेशियो, डेट मीन्स N1/N2। अब V1 है क्या? दिस इज द V1, दिस इज V1, प्योर एसी सिग्नल इज द V1। तो अगर मैं बोलूं कि V1 की वैल्यू है 220 वोल्ट RMS, ये चीज़ ध्यान देना हमेशा क्वेश्चन में कि वो RMS वैल्यू दे रहा है या फिर पीक वैल्यू दे रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि वो RMS देगा तो आपको RMS ही कंसीडर करना है, अगर वो पीक देगा तो पीक ही कंसीडर करना है। तो कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये V1 की वैल्यू है 220 वोल्ट RMS, 220 वोल्ट RMS डिवाइड बाई V2 इज नथिंग बट BI इक्वल टू 10:1, 10:1। तो यहाँ से BI कितना आएगा? VI इज नथिंग बट 22 वोल्ट, वो भी RMS वैल्यू। तो ये जो BI है 22 वोल्ट वो RMS वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आप ये सर्किट बना लीजिए, क्योंकि अब मैं स्क्रॉल कर दूंगा तो हो सकता है आपको सर्किट ना दिखे। तो अब मैं आगे बढ़ूंगा। BI बेसिकली है क्या? दिस इज द लो वोल्टेज एसी सिग्नल। BI भी एक प्योर एसी सिग्नल है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ BI है क्या, तो VI इज नथिंग बट लो वोल्टेज, ये भी प्योर एसी है, प्योर एसी सिग्नल, प्योर एसी सिग्नल। इसका मतलब अगर मैं BI को लिखूँ तो लिखूँगा BM साइन एल्फा, BM साइन एल्फा। वेयर VM क्या है? ध्यान देना, VM RMS वैल्यू नहीं है, BM इज द पीक वैल्यू, BM इज द पीक वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इनपुट BI की पीक वैल्यू है BM। इसका मतलब अगर मैं अब इस सर्किट को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो हमें ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। ये सर्किट हमें कुछ ऐसा दिखेगा कि एक इनपुट लगा है, एक AC इनपुट लगा है BI, एक डायोड है, और यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है RL, लोड रेजिस्टेंस है RL, दिस इज RL। हमें यहाँ पे आउटपुट निकालना है B0, दिस आउटपुट इज B0। अब सुनेंगे BI इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी। इसको मतलब अगर मैं इनपुट को ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगा BI इक्वल टू BM साइन ओमेगा टी, जिसमें पाई
2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, इसकी पीक वैल्यू होगी bm। तो अगर आप ऑब्जर्व करो 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में bi पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में bi कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आप ऑब्जर्व करो पाई से लेके 2 पाई के बीच में bi कैसा है, तो पाई से लेके 2 पाई के बीच में bi कैसा है, bi नेगेटिव है, लाइक दिस, bi नेगेटिव है यहाँ पर। तो हमें यही ऑपरेशन देखनी है कि इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन होगा, इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑफ होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जब हम ये ऑपरेशन पढ़ रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि डायोड एक आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मतलब क्या है कि अगर मैं डायोड की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी ड्रॉ करूंगा मैं आइडियल डायोड की। ये करंट आई है, ये बी है। अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा मैं। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में कैसा डायोड दिया गया है, आइडियल डायोड है या प्रैक्टिकल डायोड है। और प्रैक्टिकल डायोड है तो जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से केस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कटिंग वोल्टेज हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है वो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, अभी हम मान के चल रहे हैं कि डायोड कैसा है, आइडियल है। इसका मतलब अगर वो रिवर्स बायस में है, अगर वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव है तब तो वो ऑफ है, मतलब रिवर्स बायस में है, ऑफ है, ओपन सर्किट हो जाएगा। अगर बी ग्रेटर देन 0 है तो वो फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो ऑपरेशन केस नंबर 1 देखते हैं, केस नंबर 1 देखते हैं जरा। केस 1 देखते हैं, व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई, जब एल्फा की वैल्यू 0 to पाई है, या फिर दूसरे वर्ड में कहें कि जब वी आई पॉजिटिव है, क्योंकि एल्फा की जब वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच है तब वी आई कैसा है, वी आई पॉजिटिव है। अगर वी आई पॉजिटिव है तो डायोड कैसा होगा, डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ध्यान रखना कि ये बी आई है, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मैं अलग पेन से शो कर रहा हूँ, करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी और जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा। डायोड की करंट और इस सर्किट की करंट एक ही डायरेक्शन है, इसका मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में है। और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, इसको हम सिंपल करेंगे, एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे इनपुट लगा है, यहाँ पे इनपुट लगा है बी आई, इसको हमने शॉर्ट कर दिया, इसको हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है आर एल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है आर एल, एक दिस इज आर एल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है आर एल। अब मुझे यहाँ पे निकालना है बी नॉट। तो अगर आप ऑब्जर्व करो कि अगर डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0। पूरा का पूरा वोल्टेज कहाँ पे आ जाएगा, आरएल के थ्रू आ जाएगा। तो आरएल के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, अगर मैं बी नॉट की बात करूँ, बी नॉट इज नथिंग बट बी आई। और बी नॉट इक्वल टू बी आई का मतलब क्या है, बी नॉट इक्वल टू बी आई का मतलब है कि आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। जब जब बी आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब जब बी आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब तब आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। जैसा जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट होगा। सेकंड केस देखते हैं, फिर आउटपुट ड्रॉ करेंगे एक साथ। सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, जब एल्फा की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच है, पाई से लेके 2 पाई के बीच है, या फिर दूसरी भाषा में कहें कि जब जब बी आई की वैल्यू निगेटिव है, जब जब बी आई की वैल्यू निगेटिव है। अगर वैल्यू निगेटिव है तो ध्यान देंगे, मैं इसमें अलग पेन से शो कर रहा हूँ करंट। अगर बी आई की वैल्यू निगेटिव है तो करंट कुछ ऐसे फ्लो होगी, करंट कुछ ऐसे फ्लो होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा।
करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो जब इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो देखो डायोड के फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन और सर्किट की करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट ही। इसका मतलब डायोड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स बायस हो जाएगा। या फिर अगर आपको देखना है कि डायोड फॉरवर्ड बायस में या फिर रिवर्स बायस में है तो मेरा सेकंड लेक्चर देखना, वहाँ पे मैंने बताया था कि डायोड को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अपन कैसे देखते हैं। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, कब रिवर्स बायस में हो रहा है। तो यहाँ से आप जान जाओगे। तो जब करंट इस डायरेक्शन में है तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख देता हूँ। जो मैंने इस पेन से बनाया है इसका मतलब है जब BI नेगेटिव है, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाया है इसका मतलब है जब BI पॉजिटिव है, जब BI पॉजिटिव है। तो इस समय डायोड कैसा हो जाएगा, इस समय डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ डायोड इज इन रिवर्स बायस और इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और जब ओपन सर्किट होगा तो मैं डायोड को कैसे रिप्लेस करूँगा, देखेंगे ज़रा सर्किट। ये BI है, ये ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, लोड रेजिस्टेंस RL, ये RL है, ये B0 है। और जैसे ही डायोड रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट हुआ, इस सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी, इस सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। जैसे ही ओपन हुआ इस सर्किट में करंट की वैल्यू हो जाएगी 0। नॉट इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये तो तब है जब हमने आइडियल डायोड माना है। क्या ये डायोड की करंट 0 होगी, नहीं। डायोड में कुछ ना कुछ माइन्यूट करंट फ्लो होती है, बहुत ही माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन में ये जो रिवर्स बायस करंट होती है आई नॉट रिवर्स बायस करंट, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो जो I0 की वैल्यू होती है, I0 की वैल्यू नैनो एम्पियर में होती है इन सिलिकॉन एंड माइक्रो एम्पियर में होती है और एल्युमिनियम। तो हम क्या चाहते हैं, ये रिवर्स करंट कम से कम हो। तो जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फैब्रिकेट करते हैं, जैसे अपना हाफ वेव रेक्टिफायर फैब्रिकेट करते हैं, तो हम कौन सी मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे मैं नोट लिख देता हूँ, सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम while fabricating the electronics device। तो जब भी हम फैब्रिकेट करेंगे तो हम प्रेफर क्या करेंगे, हम सिलिकॉन को प्रेफर करेंगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिलिकॉन में रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या होती है, बहुत कम होती है, नैनो एम्पियर की रेंज में होती है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। तो अब इस केस में आउटपुट कितना होगा, जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो RL के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो B0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। B0 की वैल्यू हो जाएगी 0। अब मैं अगर इसका आउटपुट ड्रॉ करूं तो आउटपुट कैसे ड्रॉ होगा, देखेंगे ज़रा। मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं, ध्यान देंगे, ऊपर मैंने बना रखा था इनपुट और आउटपुट। तो ये रहा अपना इनपुट BI, हमें आउटपुट ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन ध्यान रखना, जो मैंने इक्वेशन आपको बताई है। इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन ये थी कि जब BI की वैल्यू पॉजिटिव है तब आउटपुट इक्वल टू इनपुट है, डेट मीन B0 इक्वल टू BI है। और जब BI निगेटिव है तो आउटपुट B0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो हमें वही ड्रॉ करना है, देखते हैं जरा। 0 से लेके पाई के बीच में जब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट इक्वल टू इनपुट है, डेट मीन्स B0 इक्वल टू BI है। ये ड्रॉ कर दिया, B0 इक्वल टू BI है। जब इनपुट की वैल्यू पाई से लेके 2 पाई के बीच में है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B0 इक्वल टू BI। जब पाई से लेके 2 पाई के बीच में तब आउटपुट कितना है, तब आउटपुट है 0। यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आउटपुट कितना है, 0। अगेन जब पॉजिटिव होगा तो फिर से B0 इक्वल टू BI और फिर से 0, फिर से B0 इक्वल टू BI
और अगेन 0, ये साइकिल आपकी चलती रहेगी और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, एक हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड अभी भी 2 पाई है। बट 0 से लेके पाई के बीच में कुछ वेव फॉर्म हैं जो इनपुट को फॉलो कर रही है, और पाई से लेके 2 पाई के बीच में इसमें कोई भी वेव फॉर्म नहीं है, आउटपुट कितना है, 0 है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें क्या मिलेगा, दिस इज नथिंग बट बी नॉट क्या है, अगर मैं लिखूं बी नॉट इज द पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, या फिर हम इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। तो ये तो होगी ऑपरेशन कि हाफ वेव रेक्टिफायर की ऑपरेशन ये होगी और आउटपुट ये होगा। अब हमें देखना है ये है रेक्टिफायर का काम क्या था, बेसिकली पावर सप्लाई का काम क्या था कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब हमें देखना ये है कि सबसे पहला ब्लॉक जो है रेक्टिफायर, उसने एसी को कितना डीसी में कन्वर्ट किया। तो हमें यही सारे फैक्टर देखने होते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन देखनी है अब कि किसी रेक्टिफायर की स्पेसिफिकेशन क्या है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आईईएस, एसएससी, जेईई और जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं, कोई भी पीएसयू के एग्जाम होते हैं, तो इससे क्वेश्चन जरूर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वो पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू कितनी होगी, उसकी इफ़िशियंसी कितनी होगी, उसका रिपल फैक्टर कितना होगा, उसका रेगुलेशन फैक्टर कितना होगा, उसके कंडक्शन एंगल कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन वो जरूर पूछता है एसएससी, जेईई में, आईईएस में, या फिर गेट के जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो हमें वो सब याद होना चाहिए, एक एक करके याद होना चाहिए कि इन सब की वैल्यू क्या होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू क्या होगी, आरएमएस वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो मैं ड्राइव भी करूँगा, सारे फॉर्मूले में ड्राइव करूँगा। तो इस लेक्चर में हम 5 कंपोनेंट पढ़ेंगे। पहला है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट स्मॉल आई, आरएमएस आउटपुट करंट आई आरएमएस, एवरेज आउटपुट करंट आई एवरेज, आरएमएस एसी आउटपुट करंट आई डैश आरएमएस, रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर स्मॉल आर। हम ये सारे कंपोनेंट एक एक करके देखेंगे। आज हम यही 5 कंपोनेंट पढ़ेंगे, बाकी कंपोनेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट आई। पहली क्या करवाते हैं, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करें। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि उस सर्किट में किस टाइम पर कितनी करंट फ्लो हो रही है, हमें उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है। जैसे अपना इनपुट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, बी आई इक्वल टू बी एम साइन ओमेगा टी। ऐसे ही हमें इनपुट करंट का हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है कि उस करंट का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा। अगर अपने पास एक बार मैथमेटिकल इक्वेशन आ जाए तो उस इक्वेशन से हम आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, उससे हम एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और फिर हम उसी से रिपल फैक्टर भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको पिछला लेक्चर अगर याद हो तो जब अल्फा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच हो, अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पहले वाला लेक्चर देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि 0 से लेके पाई के बीच में बी आई पॉजिटिव था। मैं यहाँ पर बना देता हूँ बी आई है क्या, अगेन एक रिमाइंडर के लिए। बी आई एक साइनसोइडल सिग्नल था लाइक दिस। बी आई एक साइनसोइडल सिग्नल था जिसकी पीक वैल्यू थी बी एम और नेगेटिव पीक वैल्यू थी माइनस बी एम। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज एल्फा। तो जब एल्फा की वैल्यू 0 से लेके पाई के बीच है तो बी आई पॉजिटिव था, और बी आई पॉजिटिव था तो डायोड फॉरवर्ड बायस में था। फॉरवर्ड बायस में था तो अब हम क्या करेंगे, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। जब हमें करंट फाइंड करनी है तो हमें उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 ही लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूँ उसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF से, उसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF से रिप्लेस कर देता हूँ। तो सर्किट कैसा दिखेगा देखेंगे ज़रा।
सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF, ये तो RL है ही, ये प्लस माइनस ये V0 है। अब मुझे देखना है कि इसमें करंट कितनी होगी, तो मैं इस करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। I की वैल्यू कितनी होगी, सो दिस इज BI, दिस इज BI। अब सिंपल आपको KVL लगा देना है, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, I इज नथिंग बट BI अपॉन RF प्लस RL। BI की वैल्यू कितनी थी, BI की वैल्यू थी BM साइन एल्फा डिवाइड बाई RF प्लस RL, RF प्लस RL। तो स्मॉल I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं लिखूं IM साइन एल्फा, वेयर IM इज नथिंग बट पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, इसकी वैल्यू होगी कितनी, IM इक्वल टू BM डिवाइड बाई RF प्लस RL। तो ये तो आ गई कब, जब अल्फा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच, डेट मीन्स हाफ साइकिल में या फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की वैल्यू कितनी है, I इक्वल टू IM साइन एल्फा, वेयर IM इक्वल टू BM अपॉन RF प्लस RL। अगर सेकेंड केस लेके चलें, सेकेंड केस लें कि सेकेंड केस में जब अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड केस में जब अल्फा की वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई के बीच में है, व्हेन अल्फा इन बिटवीन पाई टू 2 पाई, तो आपको ध्यान है कि पाई से लेकर 2 पाई के बीच में ये इनपुट इस साइकिल में आएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव है। अगर BI नेगेटिव है तो डायोड कैसा हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो जाएगा। BI नेगेटिव है तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड इज इन रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस है तो हम सिंपल उसको क्या कर देंगे, एक ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जब ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे अपने पास सर्किट कुछ ऐसा मिलेगा, ये BI, ये RL, ये V0। अब मुझे फिर से करंट निकालनी है कि इस सर्किट में करंट कितनी होगी, इसमें करंट I कितनी होगी। तो जब ये डायोड ओपन सर्किट हो गया है तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगी, नहीं, करंट कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस समय I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, I की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर मैं एक कंक्लूजन लिखूं अल्फा की दोनों साइकिल के लिए कि I की वैल्यू क्या होगी, तो I की डेफिनेशन जो मिलेगी हमें ये मिलेगी, I इक्वल टू IM साइन एल्फा, कब, व्हेन अल्फा इन बिटवीन 0 to pi and it is 0 when alpha in between pi to 2 pi. This is the mathematical expression of output current। इसी को हम क्या बोलेंगे, instantaneous output current। I equal to IM sin alpha when alpha in between 0 to pi and 0 when alpha in between pi to 2 pi। This is the mathematical expression। इसको हम क्या क्या बोलेंगे, this is the मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट, इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। इंस्टेंटेनियस आउटपुट करंट। अगर मैं इस करंट को ड्रॉ करना चाहूँगा तो ये करंट कैसे ड्रॉ होगी, देखेंगे ज़रा। अगर मैं इस करंट को ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगी, 0 से लेके पाई के बीच में IM साइन एल्फा, 0 से लेके पाई के बीच में IM साइन एल्फा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में फिर 0, फिर से IM साइन एल्फा। ये वैल्यू कितनी होगी, IM, ये है करंट I, ये है एल्फा, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। फिर IM की वैल्यू मैं अगेन फिर से लिख रहा हूँ, IM इज नथिंग बट BM अपॉन RF प्लस RL। अपने पास
आउटपुट करंट की वेव फॉर्म आ गई है जो कुछ इस तरह की दिख रही है कि 0 से लेकर पाई के बीच में है आई एम साइन अल्फा और पाई से लेकर 2 पाई के बीच में 0। अब अगर कोई बोले कि आप इसकी एवरेज वैल्यू निकालो, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो, तो अब आप आसानी से इसकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम वही करने वाले हैं। सेकेंड, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सेकेंड, आरएमएस आउटपुट करंट, आरएमएस आउटपुट करंट निकालने वाले हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई आरएमएस से, आई आरएमएस से। तो आरएमएस वैल्यू कितनी होगी इसकी? आरएमएस वैल्यू अगर आप निकालो तो देखेंगे आरएमएस वैल्यू होती क्या है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डेट मीन्स इसका इसके टाइम पीरियड के लिए मीन निकालो और इसका रूट कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आई का एक्सप्रेशन हमें पता है। आई का एक्सप्रेशन क्या है? अगर हम देखें आई का एक्सप्रेशन है आई इक्वल टू आई एम साइन एल्फा व्हेन एल्फा इन बिटवीन 0 to पाई एंड 0 व्हेन एल्फा इन बिटवीन पाई to 2 पाई। यही आई का एक्सप्रेशन हम इस इक्वेशन में यूज करने वाले हैं, आरएमएस करंट निकालने के लिए यूज करने वाले हैं। तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या है? इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई फ्रॉम 0 to 2 पाई, it is not 0 to pi, it is 0 to pi, it is im sin alpha whole square d alpha plus from pi to 2 pi, it is 0 d alpha। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। लेट मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। 1/2 पाई from 0 to 2 pi, it is im square sin square alpha d alpha। ये तो जीरो हो जाएगा, ये पार्ट तो जीरो हो जाने वाला है। तो देखो आगे क्या मिलेगा हमें? इक्वल टू अंडर रूट 1/2 पाई आई एम स्क्वायर बाहर फ्रॉम 0 to पाई साइन स्क्वायर एल्फा डी एल्फा। अब वी नो डैट साइन स्क्वायर एल्फा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 एल्फा डिवाइड बाई 2। ये चीज़ सबको पता होगी टिक्नोमेट्री से। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो अंडर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अंदर बचेगा फ्रॉम 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2 एल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू डी एल्फा, इंटू डी एल्फा। अब देखेंगे अंडर रूट ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आई एम स्क्वायर ओवर 4 पाई। इसको अलग अलग कर लो। फ्रॉम 0 to पाई इट इज़ 1 इंटू डी एल्फा माइनस फ्रॉम 0 to पाई इट इज़ cos 2 एल्फा डी एल्फा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इंटीग्रेशन होगा आई एम स्क्वायर ओवर 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का होगा एल्फा, डेट मीन्स 1 इंटू अंदर बचेगा पाई माइनस इसका जो इंटीग्रेशन है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। दिस इज योर एक्सरसाइज के इसका आप इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई के बीच में कितना आएगा? 0 से लेके पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन आएगा 0। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0। तो अपने पास क्या बच रहा है? आई आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट आई एम स्क्वायर बाई 4। तो अपने पास आर एम एस वैल्यू आ जाएगी, आर एम एस वैल्यू है आई एम बाई 2 के बराबर। दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एसएससी जेई में, आईएएस में और बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट की आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो आपको याद रखना है उसकी आरएमएस वैल्यू होगी आई एम बाई 2 के बराबर। अब अगला था उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? ध्यान से देखेंगे एवरेज वैल्यू। अगला एवरेज आउटपुट करंट,
जिसको हमने रिप्रेजेंट किया IAB से, IAB से। यहाँ से देखेंगे तो एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, एवरेज वैल्यू बोले या फिर DC वैल्यू बोले दोनों सेम है, DC वैल्यू भी यही होती है। तो DC वैल्यू क्या होती है, उसकी एवरेज वैल्यू डेट भी उसकी मीन वैल्यू, तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई I d अल्फा, दिस इज द एवरेज वैल्यू। तो 1/2 पाई आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास आई का एक्सप्रेशन था 0 से लेके पाई, इट इज IM साइन अल्फा d अल्फा प्लस फ्रॉम पाई टू 2 पाई इट इज 0 d अल्फा। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 1/2 पाई IM बाहर ले लो आउटसाइड, अंदर का बचेगा 0 से लेके 2 पाई साइन अल्फा d अल्फा, दिस इज नॉट 2 पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई। तो अब क्या बचेगा आपके पास, IM/2 पाई, साइन अल्फा का होता है माइनस कॉस अल्फा फ्रॉम 0 to पाई, तो IM/2 पाई, ये माइनस साइन बाहर ले लो तो माइनस यहाँ आ जाएगा, क्या बचेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो अंदर बचेगा -2, तो माइनस IM/2 पाई, ये बचेगा -2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा I एवरेज इक्वल टू IM/पाई। तो अगला रिजल्ट आपके पास आ गया है। अगला रिजल्ट है कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट की RMS करंट कितनी होती है, RMS वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है IM/पाई के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो अपने पास टोटल पल्सेटिंग DC सिग्नल की RMS वैल्यू आ गई है और उसकी DC वैल्यू आ गई। आई एवरेज बेसिकली क्या शो करती है कि किसी सिग्नल में DC कंपोनेंट कितना है, तो बेसिकली आई एवरेज है क्या, उस सिग्नल का DC कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूं पल्सेटिंग DC में AC कंपोनेंट भी है और DC कंपोनेंट भी, अपने पास DC आ गया। अब हमें जानना ये है कि उसमें AC कंपोनेंट कितना है, तो अगर मैं टोटल में से DC को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल AC कंपोनेंट आ जाएगा। तो अब मुझे वही जो AC कंपोनेंट आएगा उसकी RMS वैल्यू निकालनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं AC RMS आउटपुट करंट, AC RMS आउटपुट करंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I-RMS से। ध्यान रखना है ये चीज़, I-RMS ये चीज़ क्या शो कर रही है, ध्यान से देखेंगे कि I जो टोटल करंट आई थी, जो टोटल करंट आई थी I टोटल, इसमें AC कंपोनेंट भी है और इसमें DC कंपोनेंट भी है। तो अपने पास DC कंपोनेंट आ चुका है जिसकी वैल्यू कितनी आई, IM/पाई। अपने पास टोटल करंट की RMS वैल्यू आ गई जिसकी वैल्यू आई IM/2। तो इसकी RMS करंट कितनी आई, इसकी RMS करंट आई, इस टोटल करंट की RMS करंट आई है IM/2। इसकी DC वैल्यू कितनी आई है, वो आई है IM/2, IM/पाई, नॉट IM/2, दिस इज IM/पाई। हमें अब इसकी RMS वैल्यू निकालनी है कि इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी, हमें यही चीज़ फाइंड करनी है। तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसकी AC कंपोनेंट होगा कितना, तो ये हो जाएगा I टोटल माइनस ऑफ IDC, I टोटल माइनस ऑफ IDC। अब ध्यान से सुनेंगे कि अब मुझे इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, तो हम I-RMS कैसे निकालेंगे, I-RMS इज नथिंग बट, RMS वैल्यू का फॉर्मूला हो ये √1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, इट इज IAC d अल्फा। अब आप ध्यान दो कि मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई ही लिया है। ऐसा क्यों लिया है कि अगर आप देखो I टोटल माइनस IDC, I टोटल का पीरियड कितना था, उसका पीरियड था 2 पाई। तो अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल में DC ऐड करो या DC सब्ट्रैक्ट करो, उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है, उसका टाइम पीरियड सेम रहता है। अगर मैं बोलूँ इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका टाइम पीरियड था 2 पाई,
इस सिग्नल का टाइम पीरियड था 2 पाई। ये तो क्या है, ये तो एक डीसी सिग्नल है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये तो डीसी सिग्नल है। तो अगर किसी पीरियोडिक सिग्नल में डीसी ऐड करो या डीसी सब्ट्रैक्ट करो, उसका पीरियड चेंज नहीं होता है, उसका पीरियड सेम रहता है, 2 पाई ही रहेगा। इसलिए मैंने इस IAC का टाइम पीरियड भी कितना लिया है, 2 पाई लिया है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ज़रा देखेंगे इसका डेरिवेशन। 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, IAC की वैल्यू रख दो, I माइनस आई टोटल को मैं स्मॉल आई ही लिख देता हूँ। अब ये दिस इज होल स्क्वायर बेसिकली डी एल्फा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर से। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन में क्या करता हूँ, इसको आई डैश आर एम एस ना लिख के इसका रूट हटा के आई डैश आर एम एस का होल स्क्वायर कर देता हूँ। अपनी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, हमें बार बार रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो अपने पास क्या बचेगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बचेगा आई स्क्वायर डी एल्फा प्लस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई डी सी होल स्क्वायर डी एल्फा माइनस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई इंटू आई डी सी डी एल्फा। 2 यहाँ 2 भी आएगा, 2 इंटू आई डी सी डी एल्फा। अब अगर आप इस टर्म को ऑब्जर्व करो, ये वाला टर्म क्या लिखा हुआ है, अभी हमने आरएमएस वैल्यू निकाली थी, आरएमएस वैल्यू का होल स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है ये। तो ये चीज़ लिखी हुई है बेसिकली, अगर मैं आपको अलग अलग टर्म को लिखूं तो ये चीज़ जो लिखी हुई है, ये चीज़ है दिस इज आई आर एम एस होल स्क्वायर, आई आर एम एस होल स्क्वायर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसको मैं क्या लिख दूंगा, आई आर एम एस होल स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म को ध्यान दो, IDC तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। जब बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 1 इंटू डी एल्फा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा IDC बाहर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ 2 पाई माइनस IDC बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, IDC बाहर इंटू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 2b बाहर 0 से 2 पाई आई इंटू डी एल्फा। अब मैं अगर आपसे बोलूँ ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये टर्म फिर से IDC लिखी हुई है, ये टर्म फिर से IDC लिखी हुई है। आप ध्यान दो, ये टर्म फिर से IDC लिखी हुई है। तो अब मैं पूरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, क्या आएगा पूरा एक्सप्रेशन, इक्वल टू आई आर एम एस होल स्क्वायर प्लस ये 1/2 पाई भी था, इसके साथ 1/2 पाई भी था। तो ये बचेगा IDC होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू IDC, और ये फिर से बन जाएगा IDC। तो अपने पास जो आई डैश आर एम एस आएगा वो क्या आएगा, आई डैश आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस का होल स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर। तो इसका ये अपने पास आएगा AC component of half wave rectifier. This is the AC component of half wave rectifier. I dash RMS equal to under root I RMS का होल स्क्वायर माइनस IDC का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, कि एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, कि मान लेते हैं हमें कोई सिग्नल दिया है V, जिसमें BM साइन अल्फा, या फिर एक वैल्यू ले लेता हूँ 5 साइन ओमेगा टी और प्लस 5 और है, 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 और है। तो अगर मैं इन तीनों टर्म को देखूं, इसमें 3 टर्म है, ये जो टर्म है ये है प्योर AC सिग्नल, प्योर AC सिग्नल। ये जो टर्म है ये है DC, और ये जो कंपोनेंट मिलेगा इसमें AC प्लस DC, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पल्सेटिंग DC, पल्सेटिंग DC, कि इसमें AC भी है और इसमें DC भी है। हमने जो उसकी RMS वैल्यू निकाली थी Im/2, वो किसकी थी, पल्सेटिंग DC की RMS वैल्यू थी। हमने जो DC वैल्यू निकाली है वो ये कंपोनेंट है, वो ये कंपोनेंट था।
और जो अब हमने जो निकाली है आई डैश आर एम एस, वो बेसिकली इस कंपोनेंट की आर एम एस वैल्यू है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इसकी टोटल आर एम एस वैल्यू निकालो तो कितनी होगी, ये टोटल आई आर एम एस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ आई डैश आर एम एस का होल स्क्वायर प्लस आई डी सी का होल स्क्वायर। शायद यही फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है कि आई आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू आई डैश आर एम एस का होल स्क्वायर प्लस आई डी सी का होल स्क्वायर, और अगर उसका रूट ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें आई आर एम एस मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो कितना आएगा, इसकी आर एम एस वैल्यू होती है 5/√2 होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल आर एम एस वैल्यू। आई होप आपको ये कंपोनेंट समझ में आया होगा, क्योंकि ये कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें बेसिकली करना क्या था, हमें किसी भी पल्सेटिंग डीसी आउटपुट में हमें एसी कंपोनेंट भी जानना था, हमें डीसी कंपोनेंट भी जानना था। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एसी ज़्यादा है या डीसी ज़्यादा है। अगर एसी ज़्यादा है तब तो अच्छा नहीं है, अगर डीसी ज़्यादा है हाँ तब वो अपना रेक्टिफायर अच्छा माना जाएगा। तो उसी को मेजर करने के लिए कि उसमें डीसी कंपोनेंट ज़्यादा है या फिर एसी कंपोनेंट ज़्यादा है, उसी को मेजर करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो अगला हम रिपल फैक्टर ही काउंट करने वाले हैं। इसका रिपल फैक्टर कितना होगा, रिपल फैक्टर स्मॉल आर, रिपल फैक्टर स्मॉल आर। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, क्या होगा, इट रिप्रेजेंट the undesired AC component present in the rectifier output, in the rectifier output। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली जो स्मॉल आर होगा उसको हम लिखेंगे एसी कंपोनेंट डिवाइड बाई डीसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट कितना है, या तो अपन करंट के फॉर्म में लिख लें आई डैश आर एम एस अपॉन आई डी सी, या फिर इसको हम वोल्टेज के टर्म में भी लिख सकते हैं बी डैश आर एम एस अपॉन बी डी सी, अपॉन बी डी सी। तो कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे ज़रा कि आई डैश आर एम एस कितना आया, ये चीज़ आई अपनी अंडर रूट आई आर एम एस होल स्क्वायर माइनस आई डी सी होल स्क्वायर डिवाइड बाई आई डी सी। इसको सॉल्व करेंगे ज़रा तो ये बचेगा अंडर रूट आई आर एम एस अपॉन आई डी सी होल स्क्वायर माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू रख दो, आई आर एम एस और आई डी सी की वैल्यू रखोगे तो ये चीज़ आएगी आई एम बाई 2 डिवाइड बाई आई एम बाई पाई होल स्क्वायर माइनस 1। तो आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट पाई बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.21। डेट मीन्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना है, 1.21 है। अगर आप ऑब्जर्व करो अब कि रिपल फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, और रिपल फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट में अभी एसी कंपोनेंट ज़्यादा है और डीसी कंपोनेंट कम है। तो शायद दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज द वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट डीसी कंपोनेंट कम है और अनडिजायर्ड कंपोनेंट एसी कंपोनेंट क्या है, ज़्यादा है। तो अब मैं यहाँ पे एक नोट लिख रहा हूँ कि आर इज ग्रेटर देन 1, हैंस इन half wave rectifier output AC component
इज ग्रेटर देन डीसी कंपोनेंट। यही इसका एक ड्रॉबैक हो जाएगा कि इसमें एसी कंपोनेंट ज़्यादा है और डीसी कंपोनेंट कम है, तो इसलिए इसकी इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब आपको लगता है कि आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको ये अच्छी लग रहे हैं वीडियो और आपके लिए यूजेबल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना ही बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे पता चले कि हाँ स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा है, वो कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो मैं और अच्छा कंटेंट दे पाऊँगा। और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दें और किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो नेक्स्ट क्लास से हम क्या पढ़ेंगे, हम इसके और ज़्यादा अभी फैक्टर निकलने वाले हैं। इफ़िशियंसी कितनी होगी, रेगुलेशन फैक्टर कितना होगा, इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे कंपोनेंट क्लियर करेंगे। थैंक यू।